से शायद सर्दियों का नवंबर का महीना। उन्होंने कहा अगर मैं कमरे खुदवाऊंगा तो पहचान पाओ जी जरूर। तो मैंने पुलिस को नहीं बताया, बुलाया तो शक पड़ा, सीआईडी को भी नहीं बुलाया, किसी को आर्मी नहीं। लेकिन तब तक मैंने निशानदेही की कि कौन है। बदकिस्मती से वो आर्मी नहीं थी, 12-13 के लोग हमारे थे, एक जम्मू का और बाकी सब कश्मीर पुलिस वाले। तो मैंने अपने कुछ ऑफिसरों को भेजा सुबह बुला के कि अभी कमरे खोलो और इनको ले लो, और ये अगर बॉडी पॉइंट पहचाने तो मुझे मोबाइल पे फोन करो। बॉडी खो दी और इन्होंने पहचाना तो मैंने कहा सीधे यहां से उन 12-13 अफसरों को अरेस्ट करो। अल्लाह के फजल से आज वो 15-16 साल से जेल के पीछे। उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सालों तक कोई फॉल्स एनकाउंटर नहीं हुआ। मैं मुबारकबाद देता हूं। उसके बाद फौज के हाथों कोई फॉल्स एनकाउंटर शायद शोपियान का हुआ, राजौरी के मजदूर, उन्होंने जब कोर्ट मार्शल किया तो उन्होंने मान लिया हमारी फौज की गलती, तो वो नतीजा उसका हुआ। तो कौन कहता है कि हमने एक्शन लिया? हमने मिलिटेंसी का भी मुकाबला किया, लेकिन ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी नहीं होने। इसीलिए मैंने कहा कि मैंने जो ख्वाब देखा था, आपने जो ख्वाब देखा था, विशाल कश्मीर, डबल शिफ्ट की, ट्रिपल शिफ्ट की, कोई मजदूर जम्मू कश्मीर का मजदूरी के बगैर नहीं रहा। मैं अभी जम्मू में 43 के 43 जिलों के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेटों से मिला और 3 दिन चुनाव वैली का दौरा किया। 99% मजदूरों ने कहा हमारे पास मजदूरी नहीं है। मेरे वक्त में तीन शिफ्टों में जम्मू कश्मीर में मजदूर नहीं मिलता था, 3 शिफ्टों के लिए। पंजाब से आते थे, हिमाचल से आते थे, 3 शिफ्ट। कारपेंटर नहीं मिलता था, दूसरी बना, मेसन नहीं मिलता था, एक शिफ्ट के लिए मिलता था, दूसरी शिफ्ट के लिए, तीसरी शिफ्ट के लिए मिलता था। बिल्डिंगें रात को बनती थी, दिन में बनती थी। ये ट्यूलिप गार्डन जहां लाखों टूरिस्ट आते हैं, ये 1.5 साल में, जिस दिन मैं देखने गया जगह और जिस दिन इनॉग्रेशन किया, 1.5 साल। ये असेंबली 1.5 साल में 3 शिफ्ट में लगा। हज हाउस, पहला हज हाउस हिंदुस्तान का, अगर आखिरी नहीं कहूं, जिसमें इमिग्रेशन और कस्टम हज हाउस नहीं हो। ये 8 महीनों में बना। जम्मू में मेरे हिंदू भाइयों के लिए जो यात्रा करने यहां जाते हैं, अमरनाथ कश्मीर, अमरनाथ जी यात्रा के 3 महीनों में मैंने उनके लिए यात्रा निवास 4 मंजिला कई हाट बनाए। उसके बाद किसी ने उसका आज तक व्हाइट वाश भी नहीं किया। कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं कह सकता मैंने भेदभाव किया। किसी आपके शहर में चीफ मिनिस्टर के नाते 300 बेड का हॉस्पिटल, नया हॉस्पिटल था, पास में सोपुर में
हॉस्पिटल था, लेकिन मैंने 300 बेड का और हॉस्पिटल था। आज में ताय साहब के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था। सोपुर में जो पुराना हॉस्पिटल था उसको जच्चा बच्चा 50 बेड, 5 बेड, 5 हॉस्पिटल, लेकिन वो 50-50 बेड, हाँ 50, वो 50-50 बेड के कहते हैं आपने, और 5 हॉस्पिटल, लेकिन मैं सिर्फ 300-200 वाले बेड हॉस्पिटल जो था। और शायद जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली दफा 2.5 साल में 22 के 22 जिलों में नए हॉस्पिटल बने, जिसको आप ग्रीन फील्ड बोलते हैं, और तकरीबन 30-40 हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट मुझे हिंदुस्तान में बताइए, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाइए मुझे। लोग सोए हुए थे, ये बांडीपुरा के हमारे साथी यहाँ पुराने लोग सोए हुए थे, तो इन्होंने सुना कि बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट बन गया, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा बना। अनंतनाग के 2 डिस्ट्रिक्ट थे, उसके 2 अच्छा नाम का प्रोजेक्ट की मंत्र नाम शो मिनिस्टर रामदूत सरकार बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट बना। श्रीनगर का कोई मांग नहीं थी, फारूक साहब, शेख साहब, उमर साहब की कॉन्फ्रेंस। ये अनंतनाग जो मिलिटेंट का अड्डा दुनिया को से भेजते थे, शोपियान वाले, इनको सोए ये कहां से आए? जम्मू में 4 डिस्ट्रिक्ट थी, कभी मांग नहीं। कितने पुल बने, कितने हायर सेकेंडरी बने, कितने डिग्री कॉलेज बने, उसके लिए मुझे कई घंटे, और हेल्थनेस के नाते आपके इस बारामूला को नॉर्थ कश्मीर के लिए मेडिकल कॉलेज दिया। क्या बारामूला तो इस वक्त बात सुनिश्चित किया गया कि वर्मोनी बनिजा मेडिकल कॉलेज संसा तुलियो का तो अच्छा ये पता है मेडिकल कॉलेज का 2 मतलब कि एक और 500 बेड का हॉस्पिटल बन गया, और फिर कितने डॉक्टर जो पढ़ाते हैं वो डॉक्टर भी होते हैं, और फिर एमबीबीएस भी लोग साफ करते। यहां बनाया मेडिकल कॉलेज, अनंतनाग बनाया मेडिकल कॉलेज, कुपवाड़ा कैंसर कॉलेज, श्रीनगर के कई हॉस्पिटल, एक नहीं एक आधे दर्जन के लिए हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी भी और जच्चा बच्चा के लिए। जम्मू कश्मीर का कोई सड़क देखिए उस पे हमारा नाम होगा, जम्मू कश्मीर का कोई हॉस्पिटल होगा, उनसे लेकर मैंडर से लेकर डिग्री कॉलेज वो टगडार तक होगा, उसमें मेरा पत्थर होगा। शायद अलग अलग गवर्नमेंटों ने वो पत्थर हटा दिए, लेकिन उनके दिलों में मेरा नाम मिटा नहीं सकते। बहुत कुछ मेरा हुकूमत का दौर, मेरा नाम आपके दिलों से हटाएं, अनथक कोशिश की जा रही है। ये बीजेपी वाला है, ये फला वाला है। गुलाम नबी आजाद था, गुलाम नबी गुलाम नबी है, नबी का गुलाम किसी दुनिया के लिए आजाद, उसे कोई दुनिया की किताबें खरीद नहीं सकती, उसकी सोच दुनिया की कोई बोल नहीं सकती। क्या बात है। ये जो डरे हैं, मैं क्या करूं, वो अलग अलग इल्जाम लगाए। किसी ने इल्जाम लगाया कि 370 पर गुलाम नबी आजाद ने पार्लियामेंट में खिलाफ वोट दिया। अल्लाह की मेहरबानी
मैं कहता हूं कि वो 10-20 साल पार्लियामेंट में रहे, मैं 40 साल रहा हूं, वो समझे कि वोट किसके खिलाफ है। वोट होम मिनिस्टर लाया था दफा 370 को खत्म कर दे, तो मैं उसके साथ वोट देता कि उसके खिलाफ देता? खिलाफ देना था। आप क्या हक में देते कि इसको हटाओ? वो बिल थोड़ी था कि इसको जारी रखो। सरकार का बिल था हटाने के लिए, तो मुझे उसके खिलाफ देना था कि नहीं, हम हटाने के फेवर करें। तो उनको विरोध में पहले सीखे कि पार्लियामेंट में वोट किसको हक में देना होता नहीं होता, जो सरकार के खिलाफ देना होता वो, तो ये सीखे। और हिंदुस्तान की तारीख में एक और भी बताऊं, लीडर अपोजिशन लोकसभा का हो 75 साल से, बदकिस्मती से कांग्रेस के दौरान जो लीडरशिप है जिनके साथ मेरी लड़ाई हुई, उनके वक्त में लीडर अपोजिशन बन नहीं पा रहा है। ये बदकिस्मती, तो एक ही लीडर अपोजिशन, लेकिन जब तक वहां भी लीडर था अपोजिशन का, और यहां हिंदुस्तान की तारीख में ये पहला दोनों हाउसेस में लोकसभा राज्यसभा है कि लीडर अपोजिशन 4 घंटे नीचे जमीन पे प्रोटेस्ट पे रहता, जो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है। जिनको मालूम नहीं पार्लियामेंट का, वो पार्लियामेंट के बारे में कम बोला है, नहीं बोले तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि और उसके बाद में बोला 4 घंटे बैठने के बाद, क्योंकि मेरे एक एमपी बाहर गए, उसने कहा जी टेलीविजन कैमरा आप पर और हम जो खड़े हैं हम पर फोकस ही नहीं किया गया, तो आपको किसी को पता ही नहीं लगेगा आपने बोला और नीचे भी बैठे। तब मैंने चेयरमैन को कहा कि मैं बोलना चाहता, और मेरी 370 पर दुनिया की 200 ममालिक ने तकरीर देखी है। अगर उन्होंने नहीं देखी है तो उनकी आंखों का और कानों का धोखा आपने देखी है? जिसने देखी है तो आज नहीं, और उसको सर्कुलेट करें उन्होंने। आज कहते हैं कि आप 370 पे ज्यादा क्यों नहीं बोलते? कहते हैं ना, गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में भी नंबर 1 रखा, स्टेट और नंबर 2, उसी के साथ जमीन कोई बाहर वाला न खरीदे, नौकरी बाहर वाला न करे, वो 15A है, 35A, 35A। मेरे भाई जो ये कहते हैं गुलाम नबी आजाद 370 नहीं है, गुलाम नबी आजाद 3 प्राइम मिनिस्टरों के साथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में 40 साल। गुलाम नबी आजाद किसी को गुमराह नहीं करता वोट लेने के लिए। मैं वोट लेने के लिए कोई ऊपर अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं कभी आपको गुमराह नहीं करूंगा। इस गुमराह में हमारे 1 लाख के लोग गए, 50,000 बेवाएं मरी, 4 से 5 लाख बच्चे हमारे यतीम हो गए, लाखों लोग बेघर हो गए। अभी भी वो ऐसा नारा न दे जो न मेरे हाथ में है न आपके हाथ। पार्लियामेंट में 370 वापस लाने के लिए 2/3 अक्सरियत लोकसभा में होनी चाहिए। 550 में से तकरीबन 350 लोकसभा में, 550 में, मैं एक्चुअली नहीं बताता, कोई गलती नहीं निकाले, लेकिन 350 के से 10 साल से कांग्रेस पार्टी 50 से ऊपर जाएगी, अल्लाह करे। लेकिन जो मैं सियासत में रहा हूं, मेरी जिंदगी में 370 ये
360 सीटें 50 सीटें कांग्रेस पार्टी की करूंगी। तो मैं लोगों को कहूंगा कि 370 खत्म करो, मुझे वोट दो, समझ में नानी से जाऊं। 360 50 350 वोट कहा, सुप्रीम कोर्ट जिस पार्टी को मैंने छोड़ा वो 50 से ऊपर जाती नहीं। खुदा न करे कि वो 50 से और आधा हो जाए, तो क्यों मैं गुमराह करूं? राज्यसभा में जब मैं लीडर बना 8 साल पहले, 73 MP कांग्रेस स्टेटों के बाद स्टेट हो हारती जा रही है कि वो राज्यसभा के लिए स्टेटें जीतना, और 73 से अभी 30 या 32 पहुंच गए, ऊपर नहीं जा रहे, आधे से नीचे हो रहे। अगले साल वो 20 पर पहुंचे, और मुझे चाहिए 370 के लिए राज्यसभा में कितने वो तकरीबन 250। मैं कहां से लाऊं? जो उन लोग जो कहते हैं 370 खत्म कर, उनको कहते तुम खुद MP जीत सकते हो कि नहीं? किसी पार्टी के साथ लोकसभा में 350 लोकसभा मेंबर लाने की हिम्मत, किसी पार्टी को राज्यसभा में 150 MLA MP लाने की हिम्मत, बताओ। अब मैं झूठ बोलता हूं, वो झूठ बोलता है। फिर एक कश्मीरियों के साथ धोखा, फिर एक मौत का सामान, फिर एक एजुकेशन का सामान। गुलाम नबी आजाद जब तक जिंदा है, उसकी सोच को खत्म करने के लिए तुम्हें मारना पड़ेगा उसे। हिंदुस्तान की मैंने सियासत की, मैं अभी कश्मीरी, किसी कश्मीरी या जम्मू का, हिंदू का या मुसलमान का, सिख का, मजहब की बुनियाद पर, सियासत की बुनियाद पर, इलाकाई परस्ती की बुनियाद पर वोट के लिए लोगों को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दूंगा। चाहे मैं जीत जाऊं, चाहे मुझे 4 वोट आए या लाखों वोट आए, लेकिन बहुत खून रहा। अब आपका साथ रहेगा, इंशाअल्लाह मेरा खून रहेगा इंशाअल्लाह। आज से कई साल पहले आजादी की जंग में हमारे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल लड़ते रहे। बंगाल से हमारे सुभाष चंद्र बोस, वो हमारी अमीन साहब की तरह जरा ज्यादा जल्दी में थे, उन्होंने फौजी बना दी, उसमें सब हिंदू मुसलमान फौज थे, आजाद हिंद फौज। उन्होंने क्या नारा दिया था? मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दे दो। मैं जम्मू कश्मीर के लोग कहता हूं, तुम मुझे साथ दे दो, मैं खून दूंगा। लेकिन ये गुजारिश करूंगा, अब किसी को MLA बनाने के लिए, MP बनाने के लिए ये झूठे नारे जो हो नहीं सकता, हो क्या सकता है? स्टेटहुड हो सकती है, उसके लिए जद्दोजहद कर दें, क्योंकि उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं। हम इतनी स्टेटें बनाते हैं रोज, कई उनके बिल मैंने पेश किए हैं यूटी से, 2/3 अक्सरियत नहीं, और वो तो गवर्नमेंट है ना। जमीन हमारा वापस करें, हम उसके मालिक हो जाए कोई बाहर वाला, उसमें पार्लियामेंट की भी जरूरत नहीं, जो हुकूमत बनाएगी वो खुद कर सकती है। बाहर वाला नौकरी में करे, उसके लिए पार्लियामेंट की जरूरत भी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती, कोई बाहर वाला भी करे। तो मैं वोट पर कह रहा हूं जो हो सकता। मैं कहूंगा मुझे चीफ बनाओ तारे, क्या मैं ला सकता हूं तारे? मैं कहूंगा मैं
आसमान को जरा दोपहर में उसकी गर्मी कम करा करूंगा, गर्मी न लगे, मैं कर सकता हूं? नहीं। तो क्यों इनका शालता रखा हुआ, बेयाब शालता। गुलाम नबी आजाद 370, अरे गुलाम नबी आजाद पार्लियामेंट में छोड़े नहीं भेजता था, पार्लियामेंट चलाता। गुलाम नबी आजाद को मालूम है कि क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता। आप बीजेपी से 370 आप करा सकते हो तो जाओ सब बीजेपी, अगर वो 370 देता है, लेकिन मैं नहीं दिला सकता, कांग्रेस पार्टी नहीं दिला सकती, कोई रीजनल पार्टी नहीं दिला सकती, कोई भी बड़ी बड़ी पार्टियां हो जिनके 35-35 एमपी तो हम अपना भी दिला सकती हैं, तो ये क्या कहते हैं डीएमके दिला सकती, शरद पवार दिला सकता, नहीं दिला सकता। तो पहले ये भी देखो सुप्रीम कोर्ट कि 370 के लिए आज हिंदुस्तान में कौन सी पार्टी है जो उसके हक में, उनसे मत बुलवाओ। और हमारे पार्लियामेंट में भी लोकसभा में और राज्यसभा में जानकारी के लिए सिर्फ G23 जो मेरा ग्रुप था 23 का, उन्हीं 5 लोगों ने बोला मेरे राज्यसभा में, क्या आप लोगों के लिए बोला है, उसमें गुलाम नबी आजाद लिखा था, हाँ ये तो गुलाम नबी आजाद G23, आनंद शर्मा G23, कपिल सिब्बल G23 लोकसभा और ये राज्यसभा, और लोकसभा में मनीष तिवारी G23, शशि थरूर G23, कांग्रेस वाला भी नहीं हो सकती। तो ये सोचो, शायद गुलाम नबी आजाद एमपी डेढ़ा पोषण न होता तो शायद कश्मीर पर वो आवाज में निकलता रहा। सही बात। तो किन हालात में पार्लियामेंट चल रहा है, किन हालात में हिंदुस्तान की चल रहा है, और यहाँ अपनी दुकान चलाने के लिए फिर दुकानदार लगे। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, आज मैं ये कह रहा हूँ कि आज गुमराहों के बाद कुछ लोग जेल में गए, ये भी कहते गुलाम नबी आजाद जेल में, अरे मैं यहां होता तो मैं सबसे पहले जेल जाता। लेकिन अगर पार्लियामेंट नहीं चलती तो पार्लियामेंट के दौरान सुनिए, लीगल अपोजिशन को बगैर किसी जुर्म के कोई पकड़ नहीं सकता। मैं लीगल अपोजिशन था, पार्लियामेंट चल रहा था, तो अगर मुझे सरकार, वैसे तो उनको आंदोलन करने का यहाँ खतरा था, मैं दिल्ली में कौन सा आंदोलन करता, उनको तो एहतियात के तौर पर था, अगर कश्मीर होता तो बंद कर देते, लेकिन दिल्ली में पार्लियामेंट चल रहा था, उसमें मुझे बंद नहीं कर सकते थे। पूरी दुनिया में आवाज उठती कि पार्लियामेंट वाला यहाँ दिल्ली में इसका घर नहीं है तो ये कौन सी एजुकेशन कर सकता, इसलिए। लेकिन मैं रुका नहीं, उस पार्लियामेंट चल रहा था, मैं दिल्ली से कश्मीर आया एयरपोर्ट पे 5 घंटे, मैं बाहर निकलने दिया, आखिरी फ्लाइट में पैक करके मुझे वापस दिया। फिर मैं जम्मू गया, जम्मू में 4 घंटे एयरपोर्ट पे रख के वापस दिया। फिर दूसरी दफा मैंने तमाम पार्टी के लीडरों को जमा किया और राहुल गांधी को मैंने कहा कि मैं पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जम्मू कश्मीर ले रहा हूं, आप भी आए। और फिर हमें 4 घंटे एयरपोर्ट पे रखा और वापस किया। लेकिन मैं फिर भी नहीं रुका, मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों का दुख और दर्द में शामिल होना चाहिए। मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि हुकूमत मुझे जम्मू कश्मीर जाने नहीं देती। मेरी स्टेट, मैं पार्लियामेंट के दिनों में पार्लियामेंट का इंतजार नहीं कर सकता, ये कब तक रुकेगी। इसी शशि थरूर ने जो मेरा G20 था, एक और मुसलमान बेचारा वकील था यूपी का, उसको भी बहुत मैं मुबारक देता हूं। वो कई पेशा सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे इजाजत
श्रीनगर रामोला अनंतनाग जाने की थी और जम्मू में सिर्फ जम्मू क्या है। मैं श्रीनगर में डेलीगेशन से मिला, बारामूला में मिला, बारामूला शहर में बाकी हमारे लीडर बंद थे, लीग तब चेयरमैन था और कॉर्पोरेटर हमारे 8-10 थे और हमारे साथ ही उन्होंने डेलीगेशन बनाया। मैं अनंतनाग में सुबह से रात और किस हालात में मेरे आए, मेरे साथ बाहर उनकी रिकॉर्डिंग होती, आने नहीं दिया जाता, 2 कैमरे बाहर लगे और जब से मुझे अंदर मिलते थे अकेले में वहां भी रिकॉर्ड होता। हिंदुस्तान के इतिहास में हमने दिल्ली जीता और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो रुपयों की जो आपकी है वो पब्लिक नहीं करोगे, सुप्रीम कोर्ट को दी। वो रिपोर्ट मैंने आपके दुख और दर्द तकलीफ है मुसीबतों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने आज उठा दी। मेरे भाइयों, इससे पहले कि मैं खत्म करूं मैं 2-3 मिनट बोलूंगा, मेरा एजेंडा वही रहेगा। ये 2-3 चीजें स्टेट रूट के लिए जद्दोजहद, जमीन के और नौकरी पे सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का हक, कारोबार यहाँ के लोग लें। आज रेत भी जम्मू की रेत कश्मीर की रोकती, बैरून स्टेट से आते हैं, ठेकेदार भी वहीं से आते हैं, कारपेंटर भी वहीं से आते हैं। हमारा मजदूर कहां जाएगा, हमारा ठेकेदार कहां जाएगा? हमारी ईंट यहां से पत्थर 4-5 जमन में और कहीं, वो भी बाहर वाले ले जा गए। बारामूला में भी कुछ खदानें, जब मैं आया था उस हालात में वो उनके लिए खाना भी नहीं था, वो बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ के जितने भी वसाइल है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए डेवलपमेंट होगा, डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट होगा, बेकारी बेरोजगारी खत्म होगी, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है। जो 15 साल पहले हो सकते थे, आज 15 साल बाद कहां डॉक्टर गुम हो गए, कहां टीचर गुम हो गए, कहां प्रोफेसर गुम। उसका मतलब है कि कोई दिलचस्पी नहीं है। बहुत सारी चीज है, उन तमाम चीजों का कोई जिक्र मैं कर रहा हूं। मैं किसी लीडर के खिलाफ, वो नेशनल पार्टी हो रीजनल पार्टी, सब कई मेरे दोस्त हैं, मेरी की जान पहचान। 48 साल के मुसलसल इस सियासी दौर में ये कहेंगे उसने रोया इसने रोया, इंसान रोता है। मैंने गुजरात के लोगों की जो यही हादसा हुआ था कश्मीर में, चीफ मिनिस्टर गुजरात के टूरिस्ट को जब मेरी पेंडू में मारा, मैं जब बस पे पहुंचा तो मैंने उनके टुकड़े देखे और बच्चे मेरे से लिपट गए। मैं रोका नहीं तो क्या करता, मैं कहता ये गुजराती हिंदू, अरे मैं भी तो इंसान हूं। मोदी साहब ने उस वक्त चीफ मिनिस्टर गुजरात 10 दफा फोन किया और मैं रो रहा था। मेरे पीए ने कहा कि आजाद साहब रो रहे हैं, वो बात नहीं कर सकते। मैंने उनको कहा मैं बाद में बात करूं। मैं हॉस्पिटल में इनके साथ गया, वहां उनका फोन आया तो वहां 1-2 मिनट बाद। वो दिन में कई दफा फोन करते रहे, जाहिर उसकी स्टेट का सवाल था लोग। फिर मैं शाम को जब मैंने मनमोहन सिंह जी से 2 हवाई जहाज मंगाए आर्मी, और एक में जो मौत गिनती हुई थी, दूसरे सीट में और जख्मी और फिर जब मैं जहाज में उनको अलविदा करने गया, फिर वो बच्चे मुझसे निपट गए, मेरे बाप को वापस दे दो। फिर मैं चीख के बोला कि मेरे बच्चों तुम आए थे कश्मीर देखने, यहाँ की हवा आबहवा देखने, लेकिन मैं आपके बाप की मां की लाशें भेज रहा हूं, रो रहा। फिर मोदी साहब का फोन कि भाई आपने सीआप किया कि नहीं, क्या उसको रिसीव करना। तो उस रोते रोते उसने मैंने बात की। तो उसी लिए मोदी साहब ने जब मैं पार्लियामेंट से अलविदा हो गया तो उन्होंने कहा, ऐसे रो रहे थे जैसे इनका घर का कोई आदमी गुजर गया।
उसके वो रो दिए। अब ये कौन से, उसने ये तो नहीं कहा कि इनके बगैर मेरा खाना हजम नहीं होता, इनके बाद बगैर मैं सो नहीं सकता, इनके बाद बगैर मुझे नींद नहीं आई। उन्होंने कहा सलूक है ऐसा ऐसा आदमी भी कश्मीर है। कश्मीर के लोगों को उसको फख्र में माननी चाहिए कि आप मेहमान नवाज है। और आपका चीफ मिनिस्टर गुजरात के चीफ प्राइम मिनिस्टर को रोने पर मजबूर किया, यहाँ की हमारी इंसानियत को देखिए। हमारे कांग्रेस वाले जो लीडरों के शेर पे कहते हैं बीजेपी वाले हैं, उन्होंने आज तक मुझे नहीं पूछा कि वो हादसा क्यों हुआ था, क्या मोदी क्यों रोया, क्योंकि उनमें दिल नहीं है। वो इस्तेमाल करते हैं और थ्रो करते हैं। कम से कम अपोजिशन जिनको मैंने स्कूल के कॉलेज के जमाने से गालियां दी, वो मुझे मेरी इंसानियत थी, मेरी ईमानदारी थी, मेरी काम की कदर करते हैं। वो सीपीएम वाला हो, बीजेपी वाला हो और कुछ हो, जिसमें खुद इंसानियत नहीं हो हमारी कदर करने के लिए, जिनके लिए हमने खून बहा, तो कम से कम खुद नहीं करते हो, कोई दूसरा कदर करता है तो उसको कुछ हम क्यों हो। इसलिए मेरी पार्टी आजाद होगी। जैसा हमारा आजाद में नाम नहीं रखना चाहता, जो मैं डिक्टेटरशिप नहीं करना चाहता। और हमारे लोगों ने कहा आजाद रखी सामने, बिल्कुल, लेकिन सोच और अकेले होने के लिए वो किसी की सोच से सोच नहीं मिलाएगा, किसी में ज्ञान नहीं होगा, किसी में मुद्दम नहीं होगा। वो मेरी मौत के बाद हो सकता है जिंदगी। लोगों को हमारे और बीच में दीवार खड़ी करने के लिए पता नहीं क्या क्या हमें बनाएंगे। मुझे जैसे आप हर रूप में मंजूर थे, आपको भी मुझे हर रूप में कबूल करना है।